हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आई विटनेस मेमोरी के बारे में बात करेंगे। आई विटनेस मेमोरी फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोर्ट में क्राइम से जुड़ी घटनाओं के आई विटनेस के द्वारा दिए गए जो भी प्रूफ होते हैं वह जस्टिस सिस्टम में अपनी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। जस्टिस सिस्टम क्राइम से जुड़ी रियलिटी फैक्ट्स को डिटर्मिन करने के लिए आई विटनेस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रूफ कोर्ट के पास नहीं है तो कोर्ट में आई विटनेस जो भी प्रूफ देता है उसे पुलिस, जज, जूरी मेंबर सब जल्दी ही आई विटनेस द्वारा दिए गए प्रूफ को रिलायबल मानते रहे हैं। जब किसी आई विटनेस से क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह इनके उत्तर में क्रिमिनल को पहचान सकता है, पूरी कन्वर्सेशन को रिकॉल कर सकता है और भी क्राइम से रिलेटेड बातें बता सकता है। जब जांच के दौरान यह पाया जाता है कि आई विटनेस को झूठ बोलने के लिए किसी भी तरह का कोई लालच नहीं दिया गया, जो जज, पुलिस, जूरी मेंबर सब आई विटनेस की बातों पर यकीन करने लगते हैं। जब आई विटनेस पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पूरी घटना के बारे में बताता है तो सब उसकी बात को मानने लगते हैं। आई विटनेस द्वारा दिए गए प्रूफ कोर्ट में अपना काफ़ी वज़न रखते हैं, बट टाइम के साथ साथ आई विटनेस की एक्यूरेसी पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाने लगा। आज के टाइम में डीएनए टेस्ट के आविष्कार ने आई विटनेस की भूमिका को डाउटफुल कर दिया है, अर्थात आई विटनेस को शक के दायरे में पहुंचा दिया है। डीएनए टेस्ट के द्वारा ऐसे बहुत से लोगों को निर्दोष पाया गया जिन्हें आई विटनेस ने अपने प्रूफ के द्वारा उसे दोषी प्रूव कर दिया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ह्यूग मंस्टरबर्ग ने जस्टिस सिस्टम में साइकोलॉजिस्ट की भूमिका की वकालत की, क्योंकि साइकोलॉजी के ज्ञान की सहायता से आई विटनेस द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन की रियलिटी को समझा जा सकता है। ह्यूग मंस्टरबर्ग 1908 की जो बुक थी ऑन द विटनेस स्टैंड नाम की बुक ने अमेरिका में तहलका सा मचा दिया था। उन्होंने बताया कि आई विटनेस रियल इंसिडेंट को तो याद करके तो बता सकता है, बट वो इसके साथ अपने बयान में कुछ ऐसी बातें भी जोड़ सकता है जो हुई ही नहीं। इसलिए साइकोलॉजिस्ट जस्टिस सिस्टम में आई विटनेस के बिहेवियर को स्टडी करता है कि क्या आई विटनेस जो कह रहा है वो सही कह रहा है, सच कह रहा है या नहीं कह रहा है। साइकोलॉजी के द्वारा आई विटनेस की मेमोरी को भी सुधारा जा सकता है। कुछ वर्ष पहले ही यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत जैसे देशों में साइकोलॉजिकल रिसर्च के बेस पर प्रोसीजर रिफॉर्म्स को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। साइकोलॉजी में इस बात को लेकर रिसर्च होने लगी कि जस्टिस सिस्टम में किस तरह से आई विटनेस द्वारा दिए गए प्रूफ को इफ़ेक्टिव वे से इकट्ठा कर सकते हैं। साइकोलॉजी जस्टिस सिस्टम की इस प्रकार से हेल्प कर सकती है ताकि यह सिस्टम क्राइम से रिलेटेड इंसिडेंट के आई विटनेस द्वारा प्रेजेंट किए प्रूफ और उसके द्वारा बताए गए पूरे इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से समझ सके और उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सके। कार्यप्रणाली सुधार में सबसे पहले प्रयास करने का क्रेडिट जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट को जाता है। जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च के बेस पर यह बताया कि आई विटनेस से किस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्रश्न पूछने के तरीके ही उसके जवाब को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। आज के समय में बिना किसी वाद विवाद के यह माना जाने लगा कि आई विटनेस पर स्टडी तो साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ही आई विटनेस की मेमोरी पर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास ही साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जिनके बेस पर वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी की मेमोरी को कैसे सुधारा जा सकता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आई विटनेस की मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं। अर्थात साइंटिफिक मेथड के बेस पर वह समझ लेते हैं कि मेमोरी का प्रोसेस कैसे चलता है और मेमोरी को कौन कौन से फैक्टर कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जस्टिस सिस्टम की इस प्रकार से हेल्प करता है ताकि सिस्टम क्राइम के आई विटनेस द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन को अच्छी से समझ सके और उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सके। कॉमन मेथड यूज्ड इन आई विटनेस रिसर्च। आई विटनेस रिसर्च में यूज़ किए जाने वाले मेथड को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेकंड इज़ आर्काइवल मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड आई विटनेस पर ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ किया जाता है।
मतलब ज़्यादातर आई विटनेस पर एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ किया जाता है और इनमें ज़्यादातर तो लैब स्टडीज़ हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा कोज एंड इफेक्ट रिलेशन को स्टडी किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट मेथड के बेस पर स्टडी आई विटनेस मेमोरी पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते टाइम अलग अलग तरह के प्रोसीजर को अपनाया जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेंट आई विटनेस को सिर्फ स्लाइड्स दिखाते हैं, जबकि कुछ एक्सपेरिमेंटल लाइव क्राइम का ड्रामा दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रयोजा की भीड़ को इकट्ठा करके भीड़ में एकदम कोई क्राइम करवा डालते हैं और फिर पुलिस को सबके सामने भीड़ में ही फ़ोन करके बुलाया जाता है। फिर प्रयोजा के सामने लाइनअप क्या है? लाइन में सभी को खड़ा किया जाता है जो शक के दायरे में है। लाइनअप उनके सामने पेश किए जाते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसे रियल समझकर क्रिमिनल की पहचान करके बताएं। आजकल बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में वीडियो क्राइम की घटनाओं का भी यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट को वीडियो से कोई क्राइम होते दिखाया जाता है, पर उसे इसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया जाता कि उनकी आई विटनेस मेमोरी पर कोई अध्ययन हो रहा है। उन्हें बाद में ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वह क्रिमिनल के बारे में बताएं। कुछ रिसर्च लाइनअप का यूज़ करते समय जब रिसर्च करते हैं, कुछ रिसर्चर जो होते हैं वो लाइनअप का यूज़ करते समय लाइव लाइनअप्स की बजाय फ़ोटो लाइनअप्स का यूज़ करते हैं, मीन्स फ़ोटो पेश करते हैं उनके आगे। यूएसए में तो वीडियो लाइनअप का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली राष्ट्रों में फ़ोटो लाइनअप का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और लाइव लाइनअप को सिर्फ कन्फर्मेटरी टूल पुष्टि के रूप में यूज़ किया जाता है। कन्फर्मेटरी टूल के रूप में एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर ऐसे लाइनअप्स का यूज़ किया जाता है जिनमें कुछ में तो रियल क्रिमिनल प्रेजेंट होता है, जबकि एक्सपेरिमेंट में क्रिमिनल प्रेजेंट ही नहीं होता। एक्यूरेसी की जांच करने के लिए आई विटनेस पहचान अध्ययनों में नोट प्रेजेंट लाइनअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें क्रिमिनल प्रेजेंट ही नहीं होता, ताकि एक्यूरेसी की जांच हो सके। सेकेंड वन इज़ आर्काइवल मेथड। आई विटनेस मेमोरी रिसर्च में यूज़ की जाने वाली दूसरी विधि आर्काइवल विधि है। जब रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंटल मेथड की लिमिटेशन की, उनकी परिसीमाओं की बात उठाई, तो फोरेंसिक साइकोलॉजी में आर्काइवल मेथड को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में यह कहे जाने लगा कि एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट विटनेस इतने सचेत नहीं होते जितने कि रियल क्राइम के समय होते हैं। रियल विटनेस बहुत कॉन्शियस होते हैं, उस समय उनका मेंटल स्टेटस बहुत ही सचेत होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में वह जानते हैं अगर गलत पहचान की गई तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में गलत पहचान के परिणाम इतने सीरियस नहीं होते। जबकि आर्काइवल मेथड में रियल क्राइम के रियल विटनेस पर स्टडी की जाती है। ऐसे स्टडीज़ में क्रिटिकल वेरिएबल्स के प्रभावों को देखा जाता है। लाइनअप की दिशा में आर्काइवल मेथड बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रूव होते हैं। लाइनअप में एक संदिग्ध व्यक्ति जो रियल क्रिमिनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस संदिग्ध व्यक्ति को दूसरे निर्दोष व्यक्तियों के बीच में रखा जाता है। निर्दोष व्यक्ति उस क्रिमिनल से मिलते जुलते होते हैं। जब आई विटनेस लाइन में से फिलर होते हैं जो निर्दोष होते हैं, उसे क्राइम करने वाला समझकर चुनता है, तो ये गलती होगी, बट इस निर्दोष व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं दी जाती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आई विटनेस मेमोरी की रिसर्च में यूज़ होने वाले ये दोनों मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड और आर्काइवल मेथड, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इंक्लूजिंग एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस मेमोरी। चश्मदीद गवाह की स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। आई विटनेस की मेमोरी की एक्यूरेसी को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने इस फैक्टर की पहचान कर उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर 5 कैटेगरी में बांटा है। वेल्स एंड वॉल्सन क्लासिफिकेशन के बेस पर इन फैक्टर्स को 2 कैटेगरी में बांटा है। नियंत्रण योग्यता क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कंट्रोलेबिलिटी के बेस पर इन फैक्टर्स को 2 कैटेगरी में बांटा है। बट जनरली ज़्यादातर
आई विटनेस मेमोरी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है. फर्स्ट इज एस्टिमेटर फैक्टर्स, सेकेंड इज सिस्टमैटिक फैक्टर्स एंड थर्ड वन इज पोस्ट डिक्शंस फैक्टर. एस्टिमेटर फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जस्टिस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होते, बट ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि एक तो इनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आई विटनेस कब और क्यों गलतियां करने की पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं. आई विटनेस द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन की एक्यूरेसी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में पुलिस, सजा देने वाले जज तथा जूरी मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देने की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है. और सिस्टम फैक्टर का महत्व एस्टिमेटर कारक के लेवल पर डिपेंड करता है. ऐसे बहुत से एस्टिमेटर फैक्टर हैं जो आई विटनेस द्वारा दी गई पहचान की एक्यूरेसी को इफेक्ट करते हैं. इनमें से कुछ फैक्टर्स हैं जैसे क्रॉस साइकोलॉजिस्ट ने अपनी जाति व अन्य जाति पहचान पर अध्ययन की. बहुत से रिसर्च के बेस पर यह प्रूव हुआ कि पार्टिसिपेंट्स में अदर जाति की तुलना में अपनी जाति के चेहरों की सही पहचान अधिक थी. मतलब अपनी जाति के चेहरों को वो ज़्यादा अच्छे से पहचान पाते हैं. वह अपनी जाति का अधिक एक्यूरेसी से क्लासिफिकेशन करते हैं. सेकेंड फैक्टर इज स्ट्रेस. अक्सर ये देखा जाता है कि जब स्ट्रेस बहुत अधिक होता है तो स्ट्रेस सही पहचान दर, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन रेट्स को घटाता है. सभी टेस्टिंग मेथड में अधिक स्ट्रेस की सिचुएशन में आई विटनेस की मेमोरी नेगेटिव रूप से इफेक्ट होती है. नेक्स्ट इज वेपन फोकस. हथियार फोकस में यदि क्राइम के समय आई विटनेस क्रिमिनल्स के हथियारों की ओर अधिक ध्यान देता है तो आई विटनेस क्रिमिनल्स को पहचानने में तथा क्रिमिनल से रिलेटेड किसी भी बात को रिकॉल करने में आई विटनेस अपने आप को असमर्थ पाता है. नेक्स्ट इज एक्सपोजर ड्यूरेशन, प्रदर्शन अवधि. अक्सर ये देखा गया है कि जितनी लंबी ड्यूरेशन तक आई विटनेस ने क्राइम होते देखा है तो आई विटनेस अधिक एक्यूरेसी से क्रिमिनल को पहचान लेता है. जितना ज़्यादा लंबी अवधि में उसने देखा है उतना अच्छे से वो पहचान पाता है. नेक्स्ट इज डिस्गाइज, छिपाव. मोस्टली ये देखा जाता है कि कोई भी क्रिमिनल किसी भी क्राइम को करते टाइम कुछ न कुछ पहनकर चेहरे को छिपाने की कोशिश करते हैं. जैसे चश्मा पहनकर, टोप पहनकर, हुड पहनकर. आई विटनेस क्रिमिनल के चेहरे का नकाब को पहचान नहीं पाता, अर्थात ट्रांसफॉर्म्ड फेसेस से क्रिमिनल की पहचान करने में एक्यूरेसी में गिरावट आ जाती है. मतलब उन्होंने कुछ भी अगर ऐसा कर रखा है जिसमें चेहरे को छिपाने की कोशिश की गई है तो ठीक से उसकी पहचान करने में एक्यूरेसी इतनी नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज रिटेंशन इंटरवल, ध्यान समय अंतराल. अध्ययनों से ये पता चलता है कि किसी भी क्राइम के होने में काफ़ी समय बाद, मतलब काफ़ी टाइम होने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है तो आई विटनेस ठीक से नहीं पहचान पाता. ज़्यादा अवधि लंबी पड़ जाए तो अवधान ठीक से नहीं हो पाता. नेक्स्ट इज विटनेस इंटॉक्सिकेशन, विटनेस की नशे की दशा. जब आई विटनेस ने किसी भी तरह का कोई भी नशा कर रखा हो तब भी वह क्रिमिनल्स को ठीक से नहीं पहचान पाता. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इवेंट, घटना से दूरी. अक्सर देखा जाता है कि अगर क्राइम की घटना बहुत दूरी पर है तो आई विटनेस का क्रिमिनल्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट इज विजिबिलिटी. अगर क्राइम के टाइम लाइट नहीं है, काफ़ी अंधेरा है, आई विटनेस ठीक से नहीं देख पा रहा तो बाद में आई विटनेस का क्रिमिनल को पहचानना मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट इज विटनेस एज, विटनेस की आयु. काफ़ी अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चों व एज्ड पर्सन की तुलना में यंगस्टर्स क्रिमिनल की पहचान आसानी से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विटनेस जेंडर एंड ऑक्यूपेशन, गवाह का लिंग एंड व्यवसाय. ज़्यादातर अध्ययनों में देखा गया है कि लेडीज़ क्रिमिनल्स के कपड़ों को, उसकी वेशभूषा को अधिक एक्यूरेसी से नोट करती है और जो मेल होते हैं वे क्रिमिनल की गाड़ी, उसके हथियारों को अच्छी तरह से नोट करते हैं. ऑक्यूपेशन में अदर ऑक्यूपेशन की तुलना में पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो क्रिमिनल को अच्छे से पहचान पाते हैं. नेक्स्ट इज विटनेस इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिफिकेशन स्किल. साधारण व्यक्तियों की तुलना में जो ज़्यादा इंटेलिजेंट और आइडेंटिफिकेशन स्किल वाले व्यक्ति होते हैं वो क्रिमिनल की पहचान अच्छी तरह से कर लेते हैं. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टनेस ऑफ द क्रिमिनल. सामान्य व्यक्ति की तुलना में स्पेसिफिक पर्सन को पहचानना ईजी होता है.
स्पेसिफिक जैसे क्रिमिनल के चेहरे पर किसी तरह की कोई मार्क, कोई चिन्ह, कोई दाग, इन सब के होने से पहचानना आसान हो जाता है। इसके अलावा क्रिमिनल बहुत अच्छा दिखता हो या बुरा दिखता हो, लंबी हाइट हो या बिल्कुल छोटी हाइट हो, इस तरह से अलग तरह से जब क्रिमिनल को देखा जाता है, अलग तरह का वो स्पेसिफिक पर्सन होता है, उन सबको अधिक एक्यूरेसी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट इज़ फैमिलियरिटी। यदि क्रिमिनल विटनेस को पहले से ही परिचित है, फैमिलियर को जान पहचान हो तो उसकी पहचान आसानी से हो जाती है। इस तरह से बहुत से ऐसे एस्टिमेटर फैक्टर हैं जो आई विटनेस की मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ सिस्टम फैक्टर्स। सिस्टम फैक्टर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें रियल केस में कंट्रोल किया जा सकता है। जब क्राइम हो चुका होता है उसके बाद में ये कारक अपना महत्व प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्राइम के समय जो 2-3 आई विटनेस वह मौजूद होते हैं, उन्हें अलग करना ताकि वे एक दूसरे से इंटरेक्शन ना कर सके और एक दूसरे को इफ़ेक्ट ना कर सके। इन्वेस्टिगेशन का उन आई विटनेस पर पूरा कंट्रोल होता है। आई विटनेस को प्रभावित करने वाले जितने भी सिस्टम फैक्टर्स हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है: इंटरव्यूइंग आई विटनेस, आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल सस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज आई विटनेस से इंटरव्यू करना, आइडेंटिफाई और क्रिमिनल सस्पेक्ट, और क्रिमिनल को जो शक के दायरे में उसकी पहचान करना। आई विटनेस से कई बार अधिकारी द्वारा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विटनेस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। वकील इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रिमिनल ने किस तरह की कैप पहनी थी, उनके सिर पर मतलब किस तरह की कैप थी, किस तरह की चीज़ें उसने हाथ में पहनी थी, क्या किस तरह की वेशभूषा उसने धारण कर रखी थी, जबकि क्रिमिनल ने ऐसा कुछ नहीं कर रखा होता, बट उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। पर फिर भी विटनेस जो होता है वो कंफ्यूज होकर सोच में पड़ जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। आई विटनेस पर कई बार इतना प्रेशर डाला जाता है कि वह न चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेता है कि यही क्रिमिनल है, चाहे मन ही मन उसे निर्दोष क्यों ना मान रहा हो। इस अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि वकील द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न में जो यूज़ किए जो वर्ड्स होते हैं, वो आई विटनेस की गवाही को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। सो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए उचित शब्दों का उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पोस्टडिक्शन फैक्टर्स। पोस्टडिक्शन फैक्टर्स यह फैक्टर होते हैं जो न तो एस्टिमेटर फैक्टर होते हैं ना ही सिस्टमेटिक फैक्टर्स होते हैं। पोस्टडिक्शन जो फैक्टर्स होते हैं आई विटनेस से बिना किसी कारण नॉन कॉजल मैनर से रिलेटेड होते हैं, बिना किसी कॉज के रिलेटेड होते हैं। आई विटनेस की मेमोरी को इफ़ेक्ट करने वाले पोस्टडिक्शन फैक्टर हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है एक्यूरेसी उतनी ही होती है। जो आई विटनेस जितने अधिक विश्वास के साथ गवाही देता है उसकी पहचान में उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी झलकती है। रिएक्शन टाइम। अध्ययनों से पता चलता है कि गलत पहचान करने वाले गवाहों की तुलना में एक्यूरेट पहचान करने वाले आई विटनेस का रिएक्शन टाइम कम होता है। ज़्यादा समय लेकर पहचान करने वाले आई विटनेस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि जो जितनी जल्दी पहचान कर लेता है उस व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। रिपोर्ट ऑफ डिसीजन प्रोसेस। पहचान करते समय जो डिसीज़न लेना होता है उन डिसीज़न की जो प्रोसेस आई विटनेस यूज़ करते हैं उनके द्वारा प्रेजेंट की गई रिपोर्ट भी गवाही की एक्यूरेसी से रिलेटेड होती है। जैसे जब आई विटनेस एब्सोल्यूट जजमेंट का यूज़ करता है तो वह सीधा ही क्रिमिनल को पहचान जाता है, मतलब किसी से तुलना नहीं करता, तब एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बट जब आई विटनेस रिलेटिव जजमेंट का यूज़ करता है, रिलेटिव जजमेंट जैसे किसी से तुलना करना, रिलेटिव जजमेंट का जब यूज़ करता है तो अक्सर गलत पहचान कर लेता है। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि आई विटनेस को एब्सोल्यूट जजमेंट का ही यूज़ करना चाहिए, जिससे एक्यूरेट पहचान, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आई विटनेस के द्वारा प्रेजेंट की गई रिपोर्ट
गवाही की जो रिपोर्ट होती है वो एक्यूरेसी से रिलेटेड होती है।